नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है, जिसकी डेट की घोषणा हो चुकी है, फॉर्म नहीं आया है लेकिन एग्ज़ाम डेट की घोषणा जो है हो चुकी है, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के लिए हमारी संस्था ने लाया है यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेशन और साथ ही साथ क्लासेस। तो अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप हमारी संस्था के नंबर 9628959237 8318489291 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस ऐप पे क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो जल्दी से जल्दी अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपका फर्स्ट पेपर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों साथ में लेते हैं सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर, तो आपको 50% का उसमें छूट दी जाती है। जल्द से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस अवसर का लाभ उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेशन, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए है और साथ ही साथ ऐसे बच्चे टीटी पीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न को देखें, उसका आंसर बताएं। लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन आपके आंखों के सामने है। लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। बी ऑप्शन यहीं पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। लोक नीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। सी ऑप्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए संगठित करना है। चार ऑप्शन नीचे दिए हैं, उठ करके आपको देखना है और उसको देख के बताइए क्या होगा। गुड इवनिंग सभी लोग को नमस्कार। चलिए देखिए प्रश्न का स्वाति दीक्षित जी ने सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। आप बताइए, फटाफट आंसर बताइए, बाकी लोग भी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न रिपीटेड रहा है, ये इसके पहले भी हमने कराया है और बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है हमने कराया है और बहुत कुछ आंसर यहाँ पे गलत भी आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए आया है, ऑप्शन यहाँ पे बी आया है, ऑप्शन यहाँ पे डी भी आया है। चलिए देखते हैं इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। पहला ऑप्शन क्या है, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। बिल्कुल सही। लोक नीति को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं सार्वजनिक नीति। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए, तो जाहिर सी बात है सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है, लोक नीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। बिल्कुल, तो सभी के लिए वो नीतियाँ होंगी, बराबर होंगी, तो राष्ट्रीय एकता अखंडता तो बनी रहेगी डियर। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की बात कर रहा है, नहीं, व्यक्तिगत हितों की बात नहीं कर रहा है, निजी हितों की बात। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी हित, तो किसी का निजी या पर्सनल हित की बात नहीं करता बल्कि सभी के हितों की बात करता है। तो ऑप्शन ए सी आपका गलत है। डी ऑप्शन है, इसका उद्देश्य समाज को बेहतरी के लिए संगठित करना, तो बिल्कुल सही है। ए बी और डी ऑप्शन सही है आपका, और आपके इसमें ए बी और डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बी आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह से ए बी सी डी देख के बता रहे हैं तो फिर ये सही है। और ऑप्शन पढ़िए ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, थर्ड यहाँ पे लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न इसके पहले भी मैं अभी दो तीन प्रैक्टिस सेट जो कराया हूँ उसमें ये प्रश्न रिपीटेड रहा है और आप सभी लोगों ने किया है, फिर भी आपने आंसर यहाँ पे गलत दिया है, तो ये जान लीजिए कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, उससे मैंने ये बताया था, तो आपको यहाँ पे आंसर सही हो गया थर्ड, यानी ए बी और डी। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एल्गेरी ऑफ केव्स, किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेलियन, हॉब्स, किससे संबंधित है बताइए। प्रश्न आपके सामने है, किससे संबंधित है? प्रश्न को देखिए, उसका आंसर बताएं। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर ए आ रहा है, ए आ रहा है, और लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई।
सभी लोग आंसर यहाँ पे ए दे रहे हैं कि सर ए होगा, ए होगा, ए होगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। प्लेटो ने ही बताया था, बिल्कुल सही है, प्लेटो बाबा ने बताया था, बिल्कुल गणेश जी। और इसको बताया किसमें था? अपनी सबसे प्रसिद्ध बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, रिपब्लिक में बताया था। और ये किताब उन्होंने तब लिखी थी जब इनके गुरु को विषपान करना पड़ा था। एथेंस के नियमों के अनुसार इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और उसी दौरान इन्होंने जब अपना घर छोड़ दिया, भ्रमण पर निकल गए, तभी उसी दौरान इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, रिपब्लिक। आंसर ए सही है, पहला सही है आपका। तीसरा क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? प्रश्न आपके सामने है। राम मनोहर लोहिया अभी हाल ही मैंने पढ़ाया है। किसके विरोधी थे? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पेपर का भाव किसका पेपर कह रहे हैं? जल्दी बताइए। प्रश्न आप सभी के सामने है। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे, बताइए। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है स्क्रीन पर, बताइए क्या आंसर होगा इसका। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? गुड इवनिंग रितिका जी। टीजीडी पीएचडी का भी कोई एग्जाम डेट क्लियर नहीं है डियर। आंसर यहाँ पे ए करके आ रहा है सब लोग का। देखिए, राम मनोहर लोहिया जो विरोधी थे पूंजीवाद के थे, बिल्कुल सही है। और ये दूसरा जो ऑप्शन आप बता रहे हैं साम्यवाद, साम्यवाद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी दोनों के क्या थे? विरोधी थे। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के क्या थे? समर्थक थे, याद रखिएगा ये। तो पहला और दूसरा ऑप्शन है इसमें, तो अन्य ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नेट जेआरएफ में 2019 में आया था, दिसंबर 2019 नेट जेआरएफ में, कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। 123, 221, 222, 223 किसके द्वारा दी गई है? बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा? प्रश्न का आंसर देखिए, प्लेटो किसका बता रहे हैं? प्रश्न कुछ और पूछे। गुड इवनिंग नीरज जी। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये शक्ति दी गई है। जब संसद का सत्रावसान हो जाता है, यानी संसद नहीं चल रहा होता है, तो उसी दौरान ये अध्यादेश जारी कर सकता है, अगर उसे बहुत इमरजेंसी लगी तो। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, ठीक है, यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल 1, 2, 3 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। आर्टिकल 1, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? बताइए। थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक और बेंथम। सी आंसर नीरज जी, इतना आसान प्रश्न गलत बता रही हैं। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? बताइए। प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइए क्या किया था? कह रहे हैं कि बी आंसर होगा, लोग बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे लिख उठा है, ये 2 है, ये 3 है, तो बिल्कुल सही है। रूसो का आपको पता है, इनका एक निबंध था, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, ये निबंध था।
और इनकी दूसरी किताब थी, बहुत फेमस थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कई मरतबा आपके एग्जाम में पूछी गई है डियर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो निबंध लिखा है इन्होंने डिस्कोर्स वाला, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, इसमें इन्होंने प्राकृतिक दशा का चित्रण किया है, जिसमें मनुष्य प्रकृति के आंचल में खेल रहा है, सुख में जीवन बता रहा है। प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के आंचल में खेल रहा है, नहीं प्राकृतिक तरीके से सब सुखी हैं, खुश में जीवन बिता रहे हैं, ऐसा इस निबंध में बताते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अपनी किताब डिस्को उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने नागरिक समाज में अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है मनुष्य। तो यानी एक तरफ ये बता रहे हैं अपने निबंध में कि वो सभी लोग क्या है, प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र हैं, और दूसरे में बता रहे हैं कि बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहा गया इन्होंने प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया था। प्राकृतिक एंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इसमें बताई है, और परंपरागत वाला बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है। दोनों विभेद किया है रूसो जी ने। तो आंसर आपका सही है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम। बताइए क्या आंसर होगा। प्रश्न का आंसर बताइए। पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन बताइए किसमें है? आंसर देखिए आ रहा है बी करके आंसर आ रहा है, सभी लोग बी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं पंचायती राज निकायों के निर्वाचन की जब बात की जाती है, पहले तो ये जान लीजिए भारतीय संविधान में 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन, कौन सा डियर, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है। इसके अंतर्गत भारत संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया था। कौन सा खंड जोड़ा गया था? खंड 9 सॉरी, ये जोड़ा गया था, और इसे नाम क्या दिया गया था, किस नाम से इसे उल्लेखित किया गया था? पंचायतें। ध्यान दीजिएगा, ये सभी पूछ लेता है। खंड 9 जोड़ा गया था और इसको पंचायतें नाम से क्या किया गया था, उल्लेखित किया गया था। और इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निर्वाचन के साथ प्रावधान किए गए थे, और इसके आसार से एक नई सूची भी जोड़ी गई थी, और सूची नंबर क्या थी? 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी भारतीय संविधान में, और 29 विषय वस्तु बताए गए थे। 29 विषय वस्तु मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 ऐसे विषय बताए गए थे जिस पर वो काम कर सकती है। ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। तो आंसर आपका यहाँ पे सही है डियर, ऑप्शन नंबर बी 243 के, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइए। प्लेटो ने कौन सा दो सही है कौन सा? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज्य की बात कही। यहाँ पे 4 कूट दिए हैं, आपको कूट दे के आंसर बताना है। हाँ, 18 नगर निगम के पास है, बिल्कुल। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही है? 7th का आंसर आ रहा है ए और सी, और स्वाति दीक्षित जी कह रही है A/B। अच्छा, ऑप्शन का A/B बता रही है यहाँ पे, किसका आंसर ए आ रहा है? आंसर A/B। रितिका सुनकर जी A/B क्या 2 ऑप्शन बता रहे हैं क्या? संतोष जी कह रहे हैं सर ए होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था, बिल्कुल सही है। उसने आदर्श राज्य का विचार दिया था, बिल्कुल सही है। नारीवादी नहीं था, यह ऑप्शन भी नहीं, गलत है। उसने वर्ग राज्य की बात की, यह भी गलत है। तो ए और बी दोनों सही है। अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों की बात उसने की थी, आदर्श राज्य की बात की थी। इन्होंने, आपको पता है इनका जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो मैंने पहले बताया अभी,
रिपब्लिक। इसी में इन्होंने, इसी किताब में इन्होंने किसकी बात की थी? आदर्श राज्य की बात की थी। किसकी बात की थी? आदर्श राज्य की बात इसमें इन्होंने की थी। ठीक है, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बता रहे हैं उनका आंसर सही है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो शासक बताया था, शासक बताया था कि शासक कैसा होगा? दार्शनिक होगा। शासक कैसा होगा? दार्शनिक होगा। 3 वर्ग बताए थे समाज में, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और जो शासक होगा दार्शनिक होगा। दार्शनिक का मतलब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, अनुभव, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी उनके हिसाब से। इसीलिए प्लेटो जब शिक्षा की बात करता है तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की बात करता है, और उच्च शिक्षा में इनको रखता है दार्शनिक को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना किससे संबंधित है? किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना किससे संबंधित है? पैरेटो का इष्टतम, नाजिक का हकदारी, फोकोल्ट के शक्ति, राल्स के वितरात्मक। बताइए कौन सा आंसर सही है? यूजीसी नेट JAR बताइए। हाँ, वर्ग व्यवस्था की बात उन्होंने की थी, स्पेशली वर्ग की बात उन्होंने नहीं की, वर्ग व्यवस्था की बात बिल्कुल की थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। लेकिन दोनों को, शासक और सैन्य, उत्पादक और सैनिक को, दोनों को शासक के अधीन रखा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना किससे संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है। चलिए आंसर यहाँ पे बी करके आ रहा है, कुछ लोग बी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक्चुअल में इस प्रश्न का आंसर तो सही है कि किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना, मतलब किसी को नीचा दिखाए बिना ऊंचा बन जाना, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। ये सिद्धांत था पैरेटो का, इष्टतम सिद्धांत था। नेट JAR में प्रश्न पूछा गया है, पैरेटो साहब का था। अगर मैं इनके बात पढ़ें, हम इनके बारे में अगर हम बताएं हम, तो पैरेटो का जो मानक है, जिसको हम पैरेटो मानक कहते हैं, ये किसी अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक अवस्थाओं की क्षमता के संदर्भ में तुलना करने की तकनीकी है। कहते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था की 2 अवस्थाएं, एक ए है और एक बी है। ए में एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को बिना विपन्न बताए, मतलब नीचा दिखाए आगे बढ़ रहा है, और दूसरे में जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना, ये पैरेटो का जो थ्योरी थी, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, इकोनॉमिक से, तो उन्हीं से थी। तो ये बात इन्होंने कही थी, पैरेटो साहब ने कही थी। ए आंसर सही है। जिन्होंने बी बताया उनका आंसर यहाँ पे गलत है डियर। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रॉस के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है, व्यक्ति से है, समाज से है, राज्य से है, राष्ट्र से है, किससे है? बताइए। प्रश्न आप सभी के सामने है। नाइन्थ का आंसर क्या होगा बताइए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रॉस के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है, किससे है? बिल्कुल सही आंसर वो लोग का है जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर ए होगा, व्यक्ति से। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है, विचारकों में एक विचारक आते हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स साहब हैं, उन्होंने रॉल्स के सिद्धांतों में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रभाव व्यक्ति से बताया है। ठीक है, उन्होंने कल्पना की है यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए तो समाज में जो भेदभाव प्रचलित है ना,
उनसे उन्हें अपरिचित रहने दिया जाए तो भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए नियमों संस्थाओं का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा है। क्या कहा है कि यदि व्यक्ति को उसकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अगर अलग कर दिया जाए उसको अलग कर देते हैं और समाज में जो भेदभाव है उससे भी अपरिचित रहने देते हैं, आगे आने वाला जो भावी समाज है उसमें अपने हितों की वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियम, सिद्धांत, संस्था, इन सब का पुनः निर्माण कर सकेंगे। तो इसमें सबसे मेन किसको फोकस कर रहे हैं? व्यक्तियों को, लोगों को। इसीलिए कहा जाता है कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत जो सिद्धांत है न्याय निष्पक्षता, उस न्याय निष्पक्षता में उन्होंने व्यक्तियों से बात की है, इंडिविजुअल इनकी बात की है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता क्या कहलाते हैं? मेटिक्स, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अप्रवासी समूह, अलग थलग रहने वाले, जाति, धार्मिक समूह। बताइए प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आप सभी सामने है। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति संस्कृति समूह की बात कर रहा है। सर इन्होंने सामाजिक न्याय का, तो कोई ज़रूरी है डियर की प्रियंका ये सब सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करेंगे? हाँ, व्यक्ति की बात करने का मतलब एक तरह सामाजिक न्याय से ही जुड़ा हुआ है ना। अगर व्यक्ति को समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए और समाज में जो भेदभाव उत्पन्न है उनसे भी उनको अपरिचित रख दिया जाए कि समाज में कोई भेदभाव नहीं है, तो आने वाले भावी समाज में वो एक अच्छे संस्थान का निर्माण करेंगे, अच्छे नियमों का निर्माण करेंगे। तो ये कौन करेगा निर्माण? व्यक्ति ही करेंगे ना। सामाजिक जो संस्थाएं होंगी उनका निर्माण कौन करेगा? व्यक्ति ही करेंगे ना। तो इनकी थ्योरी में व्यक्ति को इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये कहने का मतलब है। आंसर यहाँ पे आ रहा है ए करके आ रहा है, ए करके आ रहा है कि सर इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में नेट जेआरएफ में पूछा है कि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातियां सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता वो क्या कहलाते हैं? ये सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। उन्हें क्या कहा जाता था? मैटिक्स कहा जाता था उनको, ठीक है, मैटिक्स कहते थे। सी नहीं है, क्या करें। आप प्रवासी समूह तो आज कहते हैं ना। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, याद रखिएगा, प्रवासी ऐसे प्रवासी जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता मैटिक्स कहलाते हैं। बहुसंस्कृतिवाद जो होता है डियर, किसी देश में अलग अलग धर्मों कल्चर के लोगों का एक सह अस्तित्व होता है और इसका जन्म जो हुआ था 70 के दशक में हुआ था अमेरिका और यूरोप में। वहाँ पे श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, 70 के दशक में हुआ था, तब की बात पूछ रहा है ना ये। ऐसे प्रवासी जिनको कभी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, प्रियंका जी उनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे सही है एक। आप अगर आप लोग को इसको ज़्यादा डिटेल से जानना है ना प्रवासी और आवासी के बारे में, तो भारतीय संविधान का भाग 2 आप देख लीजिए, इसमें नागरिकता के बारे में बताया है, उसमें दोहरी नागरिकता की बात भी की गई है, हमारे देश में बहुत से लोगों को प्राप्त भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया? प्रश्न रिपीटेड है, नेट जेआरएफ पूछा है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न पूछा था। सॉरी, बताइए इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किया था? बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर देखिए ए करके दे रहे हैं सभी लोग। सर ए होगा, सर ए होगा
सभी लोग कह रहे हैं। ये मैंने उसके पहले ही बताया था, आप सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके पहले हमने जो 2-3 क्लास प्रैक्टिस और कराई थी उसमें आप देखेंगे, उसमें भी ये प्रश्न आपको रिपीटेड मिल जाएगा। मैंने पहले इसका बताया है, एक्सप्लेन भी किया है। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, चतुर्थ लहर, बताइए। प्रश्न का आंसर बताया जाए, क्या होगा? स्पेशली फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ आंसर ए आ रहा है, आंसर बी आ रहा है। देखिए, सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण जो दिया है, ये भारत में स्थित जो है वो जिस लहर में हम बताते हैं वो है आपका द्वितीय लहर में। किसमें है? द्वितीय लहर। ठीक है। विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके जो बहुत सारे उपनाम हैं, उनके माध्यम से विश्लेषण और वर्णन करने का प्रयास किया गया है। इसमें सबसे प्रचलित चरण जो है वो वेब्स की धारणा है। सैमुअल हंटिंगटन ने इसमें कई अंतर भी कई अंतर भी बताए। तो दूसरी लहर में है, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे ध्यान दें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में डियर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। आई थिंक ये कोई नहीं गलत करेगा, ऐसे हम जानते हैं। विकास सहित, हाँ विकासशील, मिश्रा जी बिल्कुल, विकास सहित लिखे हैं। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के, ये तो सभी लोग कर लेंगे जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है। ये प्रश्न तो कोई नहीं गलत करने वाला है। इसको गलत कर दिए तो फिर मामला जान लीजिए बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। जल्दी बताइए क्या होगा। बताइए 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 बताइए। खांसी तो जान लेके मानेगी लगता है, कह रही है आपको लेके जाएंगे हम। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों के बारे में बात कर रहा है ये। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों के बारे में बात कर रहा है ये। जिसके सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग आते हैं, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो था, उनके बीच में राजनीतिक गतिरोध हो गया था, जिसको दूर करने के लिए क्या के सांप्रदायिक विवादों को रोकना था। ठीक है, और इसके लिए विकल्प ब्रिटिश भारत के लिए बेहतर होगा। तो उस समय क्या हुआ था, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ 16 मई 1946 को। कब? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। बिल्कुल ए ही सही है। लो डी इतना नहीं प्रियंका, इससे ही है, ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है?
लोक हितैषी सदस्यता निधियन पंथ निरपेक्षी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। क्या नहीं है बताइए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। आंसर 14 का ए बता रहे हैं, डी 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 करके आंसर आ। देखिए 14 का ए तो नहीं सही है, एक्चुअल में सही है डी, पंथ निरपेक्षी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, कौन सा स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच अंतर का आधार नहीं है? ये आधार है सदस्यता निधियन, ये सब आधार हैं। स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठन, उसमें लोक हितैषी सदस्यता और निधियन के आधार पे अंतर का आधार माना गया, लेकिन पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सभी प्रतिबद्ध रहेंगे, चाहे वो गैर सरकारी हो चाहे वो स्वैच्छिक संगठन हो। तो आंसर आपका सही है 4th। अभिजन में परिसंचरण निम्न में से किसके निकटता से संबंधित है? नेट JRF में पूछा गया प्रश्न है। अभिजन का क्रमावर्तन, अभिजन का प्रतिधारण, अभिजन का प्रतिस्थापन, अभिजन का पुनर्स्थापन। बताइए क्या होगा, प्रश्न का आंसर बताइए, प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए आंसर ए आ रहा है, आंसर सी आ रहा है, आंसर डी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है। एक्चुअल में आंसर आपका सही है ए। ना शिल्पी जी, सी नहीं होगा। मिश्रा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। रहनुमा जी देखिए होता क्या है ना, अभिजन का मतलब होता है इलीट क्लास, इलीट अमीर तरह से। और मैं आपको बताऊं तो इसका संबंध अभिजन का क्रमावर्तन से है। एक बहुत ही फेमस नाम आता है नेट JRF में, आप जानते हैं, पढ़ते भी हैं, पैरेटो। क्या नाम आता है? पैरेटो। ठीक है, पैरेटो के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके शब्दों में ये कहा जाता है कि प्रत्येक समाज में अभिजन वर्ग और उसके सदस्यगण अनवरत रूप से ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आते जाते रहते हैं। शासक वर्ग में पतन का कारक तत्वों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, और दूसरी तरफ शासित वर्ग जो होता है उसमें उच्च गुणों से संपन्न तत्व उभरते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया के माध्यम में समाज में जो अभिजन वर्ग हैं, अमीर वर्ग है, उसकी जगह दूसरे शासक वर्ग का उदय होता है, अर्थात नए शासक का प्रवेश होता है। तो इसका जो मेन संबंध बताया है वो बताया है अभिजन का क्रमावर्तन, क्रमवर्तन, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ये। तो इसका संबंध इसी से है, संचरण का, परिसंचरण। संचरण का मतलब ही होता है भटकना, विचरण करना। हाँ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। निम्न में से किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी? किसने की थी? जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा किसने की थी? क्या आंसर होगा बताइए। हाँ, इलीट क्लास का मतलब ही अमीर होता है कमल जी। देखिए डी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है। अरे तो बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता होगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की समिति की बात अगर करें तो 31 अगस्त 2005 ये डेट है, 31 अगस्त 2005, और कर्नाटक स्टेट है। वहाँ के पूर्व CM रह चुके हैं वीरप्पा मोइली। कौन से मोइली? वीरप्पा मोइली।
अबिन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, दूसरा प्रशासनिक आयोग, और इसमें इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, जैसे शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रीय प्रशासन, ई प्रशासन। तो इसमें इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जिले में नगरीय और ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की उसकी बात की थी। तो बिल्कुल सही आंसर है फोर्थ। टोटल 15 डिमांड थी इनकी, ठीक है। हाँ मनीष, देखिए मनीष मिशन जी लिख रहे हैं, बिल्कुल 15 डिमांड थी इनकी, बिल्कुल सही है, उसमें एक ये भी थी। अगला प्रश्न, रूसो की समान इच्छा का अर्थ, अरे ये तो सब बता देंगे। रूसो की समान इच्छा का अर्थ ये तो सब बता देंगे, ये तो सब बता दो कि सब टैलेंटेड बंदे हैं, सब मारेंगे, धुआं हो जाएगा अभी की। बस कट रही है श्याम जी। अरे ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ध्यान से दीजिएगा आंसर। ना 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 ना, यथार्थ इच्छा डी ऑप्शन है। रूसो की समान इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। इन्होंने समान इच्छा की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए वास्तविक इच्छा, जिसे हम लोग तात्कालिक भी बोलते हैं, उसमें और तात्विक इच्छा में अंतर बताया है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है तो वो उसकी रियल इच्छा होती है, और जब वह स्वार्थ से प्रेरित होकर सामान्य हित के प्रति उदासीन हो जाता है तब उसके मन में जो इच्छा पैदा होती है वो तात्कालिक इच्छा होती है, ठीक है। वो दोनों अलग अलग होता है। तो रूसो की समान इच्छा क्या थी? यथार्थ इच्छा थी, और वो गलती से लग गया सर डी होगा, बिल्कुल। तो आंसर सही है आपका डी। किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? क्वेश्चन रिपीटेड है, नेट 11 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कौन सा प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न होगा यहाँ पे? किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुत, ना ना ना, ये ऐसे कैसे अलग बताएंगे? जो है वही बताएंगे ना डियर, अलग बताने का चांस ही नहीं है। किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है जी? ये तो आंसर रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड है। जो आंसर ये बता रहे हैं कि सर रॉबर्ट डहल होगा, उनका आंसर यहाँ पे सही होगा। अमेरिका के राजनीतिक विचारक थे और इन्होंने क्या किया था? अभिजनवादी यानी अमीर लोग लोकतंत्र की अभिजनवादी और बहुलवादी धारणाओं को संयुक्त करके अपनी लोकतांत्रिक अवधारणा को नाम दिया था बहुतंत्र। किसको संयुक्त रूप से मिला करके? अभिजन लोकतंत्र की अभिजनवादी और बहुलवादी अभिधारणाओं को मिला करके उसको नाम दिया था बहुतंत्र। ये था अमेरिका के विचारक थे रॉबर्ट डहल साहब, बिल्कुल रॉबर्ट डहल इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हैं, एक क्या है? कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को शूकर सिद्धांत कहा है। उनके अनुसार प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस आनंद से बढ़कर है, हैप्पीनेस प्लेजर से बढ़कर है। बताइए, ये कहते हैं हैप्पीनेस प्लेजर से बढ़कर है। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, और लोग बताइए। ए ही बी में कंफ्यूजन होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नाम आया है कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत। बेंथम आप सभी को पता होगा, जर्मी बेंथम
एक रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इसी में बात बताई गई है। और मैं आपको बताऊं, कार्लाइल साहब ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सूकर सिद्धांत कहा है। ठीक है, सूकर सिद्धांत कहा है। और बेंथम ने क्या बताया था कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम का विचार था कि व्यक्ति की संतुष्टि ही उपयोगितावाद का मानदंड है। उनके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का कोई महत्व नहीं होता। तो इसके इस सिद्धांत को कार्लाइल ने सूकर सिद्धांत कहा था, ये सही है। और उनके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है, हैप्पीनेस प्लेजर से बढ़कर है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन बेंथम के अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है, इस आधार पर कार्लाइल ने कहा था तो बिल्कुल नहीं, इस आधार पे नहीं कहा था। यानी दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तितका जी वही किताब मैंने बताई, ए होना चाहिए नहीं बी, दोनों सही है। बस भैया हमेशा देखिए ना, क्या कारण के आधार पे कथन की व्याख्या हो रही, तो नहीं हो रही है, नहीं कहा था। अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? अमेरिका की बात कर रहा है, बताइए। अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ कौन से सम्मिलित हैं? बताइए, क्या लगता है कौन से सम्मिलित हैं? बताया जाए। क्या आंसर होगा बताइए। सी आंसर स्वाति जी बता रही हैं, अविनाश आकांक्षा जी भी बता रही हैं, मिशन पीजीटी 2023 डी बता रहे हैं। नए सदस्य दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कांच भी बता रहे हैं, बाकी लोग का आंसर भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ कौन से सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से सम्मिलित हैं। देखिए, अमेरिका के विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है, याद रखिएगा। अमेरिका का विधेयक है, पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है, ठीक। और इसमें जो बातें थी, इसमें आपका था सभा करने का अधिकार था, इसमें आप शस्त्र वहन करने का अधिकार था, लेने का अधिकार था, शीघ्र विवाद अगर होता है तो सुनवाई का अधिकार था, आपको अनयुक्त तरीके जो आपके खिलाफ यूज होते हैं, अनयुक्त तरीके से बिहेव होता है, उसके खिलाफ सुरक्षा का अधिकार था आदि। और ये सारी चीज़ें आपको जहाँ देखने को मिलेंगी तीसरे में दिखेंगी। सभा करने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, अनियुक्त हफीज के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ये सही है, ठीक है। इसमें भी पहला सही था, दूसरा सही था, ये सामाजिक सुरक्षा ये नहीं था इसमें पहला दूसरा गलत था, सभा करने का अधिकार था, तीसरा भी गलत था, तीसरा ऐसा ऑप्शन इसमें सभी सही है। तो आंसर आपका यहाँ पे ये सही है। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आए थे, या कुछ ऐसे थे जिनके आने की संभावना थी। इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ, लेकिन बने रहिएगा। ठीक 10-15 मिनट बाद ही अगली क्लास जो है हमारी आपकी लगी हुई है, यूट्यूब पे लगी हुई है 5 बजे से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी, जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए एक बहुत ही करंट टॉपिक से, जिसका अभी बहुत चर्चा में है, और वो है बिहार की जातिगत जनगणना। क्या होगा, राजनीति पे प्रभाव कहाँ से आएंगे, इस पे प्रश्न हम इस पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यूट्यूब पे साहब 5 बजे लाइव रहेगा, 5:05 तक यूट्यूब पे देख सकते हैं। टीचर्स एकेडमी के चैनल पे क्लास लगी हुई है। मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।